हेलो, मेरा नाम हेमंत अरोड़ा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने OHP फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इंडिया के अंदर अगर किसी भी तरीके की फूड इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी यूनिट सेटअप करने से पहले एक कंपनी फॉर्मेशन करनी चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन कई तरीके की हो सकती है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज द केस मे बी। कंपनी फॉर्मेशन के बाद हमें जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका हमें एक डिटेल्ड सर्वे करना चाहिए कि मार्केट में हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, किस तरीके की पैकेजिंग आ रही है, क्या प्राइसिंग है, क्या चैनल नेटवर्क है उसका। ये सारी चीज़ें जब इसकी सर्वे हो जाता है तब उसके बाद हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हम ये बनाते हैं कि इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, ये एक्चुअल में अगर हम ये इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करते हैं तो क्या ये हमारे फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। जब ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी तरीके से बन जाती है तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यदि आप ये सेटअप इंडिया में लगाएंगे तो आपको इसके अंदर 15%, 20% या 25% ग्रॉस मार्जिन होने वाला है। वंस द क्लाइंट ओके इज इट कि ठीक है यार ये मेरे को बिजनेस करना है, तब हम आते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर हम सारी चीज़ें इन डिटेल उसके अंदर, उसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स, उसके पूरा कोटेशंस, कितनी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, जगह कितनी है, मैन पावर कितनी लगेगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लगाते हैं। और वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उसको बैंक में सबमिट करते हैं बैंक के अप्रूवल के लिए। जब बैंक उसको अप्रेज करता है और सारी चीज़ें करता है, अप्रेजल करने के बाद वो लोग सैंक्शन करके जब वो लोन हमारा सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद हम लोग ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सैंक्शन लेटर और अप्रेजल के साथ हम लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर सब्सिडी के लिए लॉगिन करते हैं फाइल को। दोस्तों, जब हमारी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फूड से सब्सिडी की अप्रूवल हो जाती है उसके बाद हमें कोई भी खर्चा करना चाहिए अपनी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर। जब ये प्लांट एंड मशीनरी हमारी लग गई, हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, उधर से सब्सिडी हमारी सैंक्शन हो गई, साइमल्टेनियसली हमें जितने भी इसके लाइसेंसेस, परमिशन, जैसे GST हो गया, फूड सेफ्टी के लाइसेंस हो गए, फायर का हो गया, आपका ISO सर्टिफिकेशन हो गया या BRC सर्टिफिकेशन हो गया, एज द केस में भी, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ जब आपकी फैक्ट्री लग गई उसके बाद इसके अंदर ज़रूरत होती है SOPs की, कि हमारी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। रॉ मटेरियल का एक एरिया हो गया जहाँ पे स्टोरेज है, तो उसके अंदर हमें स्टोरेज के अंदर रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, वो उसके हैंडल करने के बाद उसका मिक्सिंग एरिया हो गया, कैसे उसको प्रोसेस करना है, उसके डिफरेंट नॉर्म्स, इन सबको हम SOPs बोलते हैं। ये सारी प्री डिफाइंड होती हैं। लैब हमने सेटअप की, लैब के अंदर हमें किन किन चीज़ों के केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर करना है, कौन से टेस्ट करने हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब हम प्री सेट करते हैं। वो सारा का सारा हो जाने के बाद जब आपका रॉ मटेरियल ठीक हो गया, मशीनें ठीक हो गई, आपका प्रोसेस कंट्रोल हो गया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हम स्क्रैच से लेके कंप्लीट हम लोग आपको सर्विस देते हैं। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और प्रश्न भी दिए। कुछ प्रश्न जो काफ़ी लोगों के हैं वो ये चाहते हैं कि मैं फूड सेफ्टी लाइसेंस कैसे लिया जाए, इस पर कुछ बताऊँ। और कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि मैं उनको बताऊं कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में सैंपल पिक करने के लिए आते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आपको उस चीज़ों से साथ डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी काम फूड से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो छोटी सी कार्ट है, चाहे दुकान है, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको लेने के लिए, जो कि डिपेंड करती हैं कि आपका सेल कितनी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो सेंट्रल लाइसेंस भी ले सकते हैं, स्टेट लाइसेंस भी ले सकते हैं, या फिर खाली आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं।
तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें जब भी आपको आप फूड से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल दिया, ईमेल दिया है, आप हमसे संपर्क करें, हम इसको गाइड करेंगे। FSSAI ने पूरा डेकोरम बनाया है टू एंश्योर फूड क्वालिटी, कि इनकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक पूरी टीम है जो पूरे इंडिया में कहीं कहीं से सैंपल पिक करती है। तो आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप किसी भी रूप में अगर फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो FSO को पूरा हक है कि वो आपकी फैक्ट्री को, दुकान को विज़िट करे, और अगर उसको किसी प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली डाउट है या उसको रैंडमली वो पिक करके स्टेट लैब में उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भेज सकता है। जी, फूड सेफ्टी ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वो आपके प्रमाइसेस में आके आपके सैंपल्स को उठा सके और उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके और उसको लैब में भेज सके। यहाँ पे 2-3 राइट्स आपके पास भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन सैंपल्स जो FSO ने पिक किए हैं, एक तो उनसे फॉर्म 5A की डिमांड करें, वो आपको 5A देंगे। दूसरी बात ये है कि उस 5A के अंदर पूरी डिटेल प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, एक जनरल टेंडेंसी जो रहती है वो आपको अधिकार है कि आप उस सैंपल को प्राइवेट NABL लैब के अंदर भेज के उसकी जांच करा सकें पैरेलली। जो सैंपल एक तो सरकारी लैब में जा रहा है, दूसरा आपके पास अधिकार है कि आप उसको प्राइवेट लैब से जांच करा सकें। इसके साथ साथ जो 5A है, अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के पास ये राइट है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर कोई और है। कोई बिस्किट है, नमकीन है, जूस है, कोई भी आइटम है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो 5A के अंदर प्राइमरी लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी बनती है। तो वो तुरंत प्रभाव से जो 5A का फॉर्म आपको दे के जाएंगे उसको आगे आपको बताना चाहिए, आपके डीलर को बताना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरर को बताना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जो DO हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो उनको ये सैंपल लैब में भेजना चाहिए और वहाँ से 14 दिन के भीतर भीतर इसकी रिपोर्ट आती है। अब इसकी जो स्टेट लैब से रिपोर्ट आती है वो डिपेंड, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक, या तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सैंपल एज पर FSSAI नॉर्म्स है, वेरी गुड, फाइन इनफ, आपका केस ख़त्म हो गया, या वो सब स्टैंडर्ड आएगा। सब स्टैंडर्ड आने का मतलब है कि या तो उसके लेबल पे जो जानकारी दी हुई है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लीजिए लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ आपने, या डेट आपकी मिसिंग है, या मिस प्रिंट है, या मिसलीड हुआ कहीं पे, तो उसके अंदर वो आपको सब स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आपके DO के पास वापस आएगी और वो सब स्टैंडर्ड वाले DO आपके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपको मौका देगा 1 महीने का कि या तो आप इसको ADM कोर्ट के अंदर आके कंटेस्ट करें, आप अपना जवाब दें कि आपके ऊपर ये जो कार्रवाई है क्यों नहीं की जाए। अगर आप जाएं कोर्ट के अंदर, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें और उसकी वहाँ पे ADM के पास पावर है कि आपको उसके अंदर पेनलाइज करके वो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं साहब, एक तो आपका जो सैंपल लैब में गया था उसकी रिपोर्ट आपकी एज पर FSSAI नॉर्म्स आ गई तो आपका केस ख़त्म। दूसरा आया आपका कि अगर आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आपको ADM कोर्ट के अंदर जाना है, कंटेस्ट करना है और वहाँ पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के ADM इज़ कॉम्पिटेंट कि वो आपको पेनलाइज करे और वो पेनल्टी लग के वो केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लैब की जांच के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आपका अनसेफ आता है किसी भी कारण से, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि या तो आप इसको कंटेस्ट करें, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर 4 सेंट्रल लैब्स बनी हैं, एक पूना में है, एक गाज़ियाबाद में है, एक कोलकाता में, एक मैसूर में है। तो ये डिपेंड करता है DO के ऊपर। DO के पास 2 लैब्स की अभी आज के टाइम में अनुमति है कि वो 2 लैब्स में से कहीं पे भी आपके सैंपल को भेज सकता है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक DD बनाना पड़ेगा, आपको अपील लगानी पड़ेगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप हमसे बात कर सकते हैं। वो सैंपल फिर उस लैब में जाएगा, रेफरल लैब में, और वहाँ से फिर यही 2 बातें या 3 बातें निकल के आएंगी। या तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये सैंपल ओके हो गया रेफरल लैब से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट लैब में आपका सैंपल अनसेफ आ गया और आपने अपने अधिकार को यूज़ करते हुए उस सैंपल को रेफरल लैब में भेज दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो सब स्टैंडर्ड भी हो सकता है या वो कंफर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सब स्टैंडर्ड हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अगर वो वहाँ से कंफर्म हो गया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। अगर वहाँ से भी अनसेफ आता है आपका,
देन फिर एक इसके अंदर केस चलेगा और चांसेस हैं जज के पास कि वो आपको पेनलाइज भी करे और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये चीज़ जितनी जल्दी आप इसको अटेंड करेंगे, जितनी जल्दी इस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरा अनुरोध ये है कि अगर आपको फूड लाइसेंस से रिलेटेड या सैंपल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जैसा भी केस होगा हम उस हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूँ और आज मैं कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग आपके सामने लेके आया हूँ। और टॉपिक जो आज का है वो ये है कि जब आप इंडिया में कोई फूड इंडस्ट्री सेटअप करना चाहते हैं, मैं छोटी सी बात के माध्यम से आपको समझाना चाहता हूँ कि आपको एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है। आज के टाइम में अमूमन क्या होता है कि अगर आपको कोई फैक्ट्री प्लान करनी है, कोई आप इंडस्ट्री डालना चाहते हो, मैं बात कर रहा हूँ फूड इंडस्ट्री की, तो आप सबसे पहले क्या रहता है कि आप नेट पे गए, नेट पे देखा आपने कि ये मान लीजिए आपको नूडल्स बनाना है या आपको पोटैटो चिप्स बनाने हैं, तो आपने पोटैटो चिप्स का डाला, वहाँ पे आपको 10 आदमी नज़र आएंगे जो मशीन बना रहे हैं। मशीन सप्लायर के पास गए और उसने अपने हिसाब से, अपनी नॉलेज के हिसाब से आपको गाइड कर दिया कि आप ये मशीनें लगा लीजिए और ये सारे में आपका प्लांट चालू हो जाएगा। और वो इन्फॉर्मेशन कितनी ठीक है कितनी नहीं है, ही इज़ लीस्ट बॉदर्ड अबाउट दैट। कहीं ना कहीं मशीन सप्लायर का अपना एक मोटो है, और मैं इसको गलत नहीं कह रहा क्योंकि उनकी नॉलेज है मशीन बेस्ड, उनको अपनी मशीन इक्विपमेंट के बारे में ज़्यादा पता है, ट्रेड के बारे में हो सकता है उन्हें बहुत ज़्यादा ना पता हो। जैसे अभी मान लीजिए कि आप गए, जब तक आपको ये नहीं मालूम कि मेरे को जो प्रोडक्ट लॉन्च करना है, जिस मार्केट में लॉन्च करना है, अगर उस मार्केट के सिमिलर प्रोडक्ट्स आपको आइडिया नहीं है, आपके पास स्टडी नहीं है, तो आप कैसे डिसाइड करेंगे? कैपेसिटी कैसे डिसाइड करेंगे? जैसे रॉ मटेरियल की अवेलेबिलिटी है या नहीं है, वहाँ पे कौन कौन से लाइसेंस लगेंगे, परमिशन लगेगी इस यूनिट को चलाने के लिए, वहाँ पे लेबर की क्या स्थिति है, इलेक्ट्रिसिटी क्या है, प्रोडक्ट की कॉस्टिंग क्या है, फैक्ट्री चलाने के लिए जो डिफरेंट स्टैंडर्ड ऑफ प्रोसीजर्स हैं वो क्या हैं, इन सब चीज़ों में मशीन सप्लायर आपकी मदद नहीं कर पाएगा। इसीलिए आपको रिक्वायर्ड है एक ऐसे कंसल्टेंट की जो कि इन चीज़ों के अंदर आपकी मदद कर सके, जो आपको बता सके कि सबसे पहले आपको सर्वे करना चाहिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट निकालना चाहिए, मार्केट के एनालिसिस करने चाहिए, कैपेसिटी, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि आपको कहाँ से शुरू करना है। मान लीजिए पोटैटो चिप्स का प्लांट है, वो आप 50 किलो पर आवर का भी लगा सकते हैं, 500 किलो पर आवर भी लगा सकते हैं। कैसे डिसाइड करेंगे? टेक्नोलॉजी सेमी ऑटोमेटिक चाहिए, फुली ऑटोमेटिक चाहिए, कैसे डिसाइड करेंगे? इसमें डिफरेंट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स भी हैं, वो डिफरेंट स्कीम्स हैं उसकी कैपेसिटी और इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक अच्छे कंसल्टेंट का जो रोल है वो आपके प्रोजेक्ट, जो आपके माइंडसेट में जो प्रोजेक्ट आपका चल रहा है उसके अंदर वो आपको गैप फिलिंग करके एक अप्रोप्रिएट नंबर पे लाएगा और वहाँ से फिर आपकी ट्रैकिंग होगी, फिर प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनानी है। तो इसके अंदर मेरा अनुरोध ये है आपसे, जब ये सारी चीज़ें आपको चाहिए तो डेफिनेटली आपको एक कंसल्टेंट चाहिए। अब कंसल्टेंट को चूज़ कैसे करेंगे, ये भी एक समस्या है। कैसे पता चलेगा कि जो कंसल्टेंट के पास आप जा रहे हैं वो ठीक है या नहीं है? कुछ पैरामीटर्स उसके भी समझ लीजिए। सबसे पहले है उसकी एजुकेशन क्या है, कितने साल का तजुर्बा है उनको, आपके कंसल्टेंट को। जब आप जाएंगे तो ये सारी चीज़ें, और क्या जिनके उन्होंने काम किया उसके कुछ क्रेडेंशियल्स आपको दिखा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको जब एनालाइज करेंगे, और एक इम्पॉर्टेंट बात ज़रूर आप ये समझिए कि जब भी आप किसी कंसल्टेंट के पास जा रहे हैं तो उनका पेमेंट पैटर्न क्या है। थोड़ा सा अजीब लगेगा लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको पेमेंट मंथली बेसिस पे धीरे धीरे करके देनी है तो कहीं ना कहीं आप सेफ हैं और आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि आपका काम अच्छा होता रहेगा, आपको पेमेंट देते जाने। अब यहाँ पे ये चीज़ आती है कि ये जब सारी चीज़ें आप इंश्योर कर लेंगे कि ये आपके कंसल्टेंट चूज़ करने की रिक्वायरमेंट आपकी फुलफिल हो गई। अब मैं यहाँ पे आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, 22 वर्षों का एक्सपीरियंस प्लस
मोर देन 20 ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स, 75 लोगों की हम लोगों ने सब्सिडी कराई है, और कुछ कंपनीज ऐसी जिनको हम रेगुलर बेसिस पे FSSAI की हम उसको गाइडेंस देते हैं। और मोर इम्पॉर्टेंटली जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो हमारी टीम है, अगर उसका मैं कलेक्टिव एक्सपीरियंस जोड़ूं तो 300 वर्षों से अधिक है। हाईली एक्सपीरियंस लोग, हाईली टेक्निकल लोग हमारे पैनल में जुड़े हुए हैं, और मैं पूरे विश्वास के साथ आपको ये कह सकता हूँ कि अगर हमें मौका दिया गया तो हम आप लोगों को एक बेहतर यूनिट का सेटअप करके देने में आपकी पूरी मदद करेंगे। इससे रिलेटेड कोई भी जानकारी आपको चाहिए, आप हमसे बात करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। आप हमें ईमेल कर सकते हैं, आप हमसे कांटेक्ट व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। अब तक मैंने आपको बताया कि हमें एक अच्छे कंसल्टेंट की ज़रूरत क्यों है, उसको कैसे चुनें। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने नए प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए हमें अपना कंसल्टेंट क्यों चुनें। मैं यहाँ पे आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाहता हूँ कि मोर देन 20 ईयर्स का फैक्ट्री चलाने का एक्सपीरियंस हमें है। मेरे पास 20 लोग हमारे साथ पैनल पे जुड़े हुए हैं जिनका कलेक्टिव एक्सपीरियंस अगर मैं देखूं तो मोर देन 300 ईयर्स बैठता है। 25 से ज़्यादा ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट पिछले 10 सालों में हम कर चुके हैं। उसके साथ साथ मोर देन 70 सब्सिडीज़ हम करा चुके हैं, और तकरीबन 20 सब्सिडीज़ हमारी पाइपलाइन में हैं। ओवरऑल 100 से ज़्यादा लोग सेटिस्फाइड कस्टमर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। पैन इंडिया हम अवेलेबल हैं, और कुछ कंपनीज़ को रेगुलर बेसिस पे हम FSSAI के लिए गाइडेंस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे साथ प्लस पॉइंट हैं। मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है इन सब चीज़ों को देखते हुए कहीं ना कहीं एक मौका आप हमें अवश्य देंगे। लास्ट में एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ, किसी भी देश की इकोनॉमी की बेटरमेंट के लिए इंडस्ट्री बहुत अप्रोप्रिएट और बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं आज अपनी टीम और अपनी तरफ से ये प्रॉमिस करता हूँ कि हम देश हित के लिए, इंडस्ट्री डेवलपमेंट करने के लिए जो भी ज्ञान, जो भी एक्सपीरियंस हमारे पास है, उसको पूरे मन और शिद्दत से आप लोगों की सेवा करने के लिए लगाएंगे। थैंक यू वेरी मच। आपके कोई प्रश्न, आप मिलना चाहें, आप बात करना चाहें, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारे डिटेल्स हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आपकी सेवा के लिए हमेशा तत्पर। इस पूरे विश्वास के साथ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इसको लाइक करें, शेयर करें, और हमेशा जुड़े रहने के लिए आप मेरे लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना नहीं भूलें। थैंक यू वेरी मच। जल्दी मुलाकात करेंगे। थैंक्स वंस अगेन। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके हाजिर हूँ। और फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने वीडियो को सराहा और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है। जी हाँ, मैंने सही कहा, ये टॉपिक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ, ये किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बेनिफिट के रूप में साबित हो सकता है। कहीं पे भी आप इंडिया में फूड इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हर जगह इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स डिफरेंट शेप में देती है। जी हाँ, दोनों सरकारें देती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी फूड इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं इंडिया में, किसी भी लोकेशन में कर रहे हैं, रिमोट में कर रहे हैं, अर्बन में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, आप अपने इलाके के DIC ऑफिस जाके आप एक बार कंसल्ट करें कि आपके वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ इंसेंटिव्स बताता हूँ। मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहले हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब आप यूनिट लगाते हैं तो आप जब उनसे डिस्कस करेंगे तो ये जो बेनिफिट्स हैं, इट कैन बी इन शेप ऑफ, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कुछ बेनिफिट दे दें, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी पे आपको कुछ बेनिफिट दे दें, हो सकता है कि जब आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो उसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ हो सकते हैं। अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके लिए कुछ अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जब आप यूनिट लगाते हैं स्टेट के अंदर तो पूरे चांसेस हैं, आज की अगर मैं बात करूं, जैसे यूपी की बात करें या गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे जो भी पैसा आप यूनिट को लगाने के लिए लोन लेते हैं उसका जो ब्याज है
वो तकरीबन माफ। यूपी के अंदर 5 साल के लिए आपका बिल्कुल ब्याज जितना भी लगेगा, जो आप पे करेंगे वो सारा का सारा रीएम्बर्स हो जाएगा। कहीं पे 7% की रिबेट है, कहीं पे 6% की रिबेट है, तो ब्याज की भी माफ़ी आपको मिल सकती है। इसको भी ज़रूर आप चेक करें। और इसके अलावा जीएसटी का भी बेनिफिट हो सकता है। जीएसटी के अंदर कई जगह ऐसा देखा गया, जैसे राजस्थान स्टेट है, जितना भी आपने आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा उसकी एक सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में आप उसको बचा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपको स्टेट के बेनिफिट्स जब भी आप यूनिट लगाएं इसको इंश्योर कर लें। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कुछ मूलभूत जो आपकी स्कीम्स है उसके बारे में बताता हूँ आपको। CFPPC की स्कीम है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्कीम है, कोल्ड चेन की स्कीम है, ऑपरेशन ग्रीन्स की स्कीम है, एक स्कीम और है जिसको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान देने लायक है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रही है उसके अंदर विशेष वर्ग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, और JNK हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, और डिफ़िकल्ट ट्राइबल एरियाज़ हो गए, और SC/ST कैटेगरी के लिए विशेष अनुदान की स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से DIC जाएं, वहाँ पे बात करें। यदि आपको कोई स्कीम समझने में डिफ़िकल्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम समझने में कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके शंकाएं हैं, तो बिल्कुल बेहिचक आप हमसे संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी अगली वीडियोस को रेगुलर आप तक पहुँचें सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नए जानकारी लेके। आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, और सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग आगे जुड़ेंगे उन सब के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ कि पिछले एक्सपीरियंस से जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो सुझाव मिले हैं कि हमें कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों को आपको बताएं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब हमने एक OHP फूड टॉक के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में डिफरेंट जानकारी आपको देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले फेज़ के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएं जो कि 5 करोड़ के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर हम कोशिश करेंगे और कवर करेंगे डेयरी इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, पिकल्स हैं, सॉसेस हैं, फ्रोज़न स्नैक्स हैं, पोटैटो चिप्स का प्लांट है। इस तरीके के तकरीबन 12 यूनिट्स हम कवर करेंगे, और जिसके ऊपर हम हमारे साथ अपने एक्सपर्ट्स को रखेंगे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम कवर करेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जिसके अंदर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको दूँ, मस्टर्ड ऑयल है, बेकरी है, पानी का प्लांट है, बिस्किट का प्लांट है, बेकरी का असॉर्टेड बेकरी आइटम है, सॉसेज हैं डिफरेंट तरीके की, फ्रीज ड्राइंग है, स्नैक्स है। तो ऐसी सभी इंडस्ट्री के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हम ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये तकरीबन आपके ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 5 करोड़ के अंदर आपका प्रोजेक्ट लग जाए। 2-3 बातें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो भी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक करेंगे, हम अपने एक्सपर्ट जो हमारे पैनल पे एक्सपर्ट हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, हम उनके साथ ये टॉक शो करेंगे आपका। और इस टॉक शो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि इस इंडस्ट्री को सेटअप कैसे करते हैं, इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, इस इंडस्ट्री की USPs क्या हैं, इस इंडस्ट्री को सेटअप करने में हम आपकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट है, और किस तरीके से इसको एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बनाया जा सकता है।
तो इंतज़ार करिए, ये सीरीज़ बहुत जल्द शुरू होगी और आप तक पहुंचेगी। और इसमें यदि आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए, उस इंडस्ट्री को भी हम कोशिश करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको एक्साइट कर रही होगी कि अगले आने वाली सीरीज़ में क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त हेमंत अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने हूं और आज मैं आपको शेयर करना चाहता हूं एक बहुत ही बढ़िया सब्सिडी के बारे में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की है, जिसका नाम है एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। आइए समझते हैं एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को क्यों डेवलप करने की ज़रूरत पड़ी। जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बताया है कि हिंदुस्तान में बहुत सारा एग्री प्रोड्यूस वेस्ट हो रहा था, तो गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे एरियाज आइडेंटिफाई किए जहाँ पे एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर को डेवलप करें। एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर होता क्या है दोस्तों, इसको समझने के लिए आप ऐसा समझें कि कोई भी प्रमोटर कम से कम 10 एकड़ के अंदर एक एरिया डेवलप करता है जहाँ पे दो तरीके की वो फैसिलिटीज़ देता है। एक तो कोर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करता है, जैसे रोड्स हो गया, बाउंड्री वॉल होगी, प्लॉटिंग होगी, इलेक्ट्रिसिटी होगी, और एक उसको कुछ कॉमन फैसिलिटीज़ देनी पड़ती हैं। जो भी लोग वहाँ पे उस इंडस्ट्री को यूज़ करेंगे वो कॉमन फैसिलिटीज़ सबके लिए अवेलेबल होंगी। लाइक वो लैब सेटअप कर सकता है, वो कोल्ड स्टोरेज लगा सकता है, वो ETP लगा सकता है, IQF लगा सकता है, कोई स्टोरेज लगा सकता है वो। तो APC के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको प्रमोट करने के लिए बहुत अच्छी स्कीम निकाली है। इसके अंदर कुछ पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ जो रेलेवेंट है। वो ये है कि एक तो मिनिमम एरिया जो है वो 10 एकड़ होना चाहिए। गवर्नमेंट ने ये रिस्ट्रिक्ट किया है कि एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही APC वो लगा सकते हैं। इसके अंदर गवर्नमेंट ने जो मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग ने जो सब्सिडी अनाउंस की है वो है टोटल इंफ्रास्ट्रक्चर का 35% या 10 करोड़ रुपीस, विच एवर इज़ लेस। माने जितना भी पैसा हम कोर इंफ्रास्ट्रक्चर में लगाएंगे, उसकी प्लॉटिंग में, इलेक्ट्रिसिटी में, बाउंड्री वॉल में, वो सारा पैसा इंक्लूड हो जाएगा। जो हम कॉमन फैसिलिटीज़ लगाएंगे उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट होगी उसका 35% या 10 करोड़ जो कम होगा वो उसके लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। दोस्तों, इसके अंदर समझने वाली बात यह है कि जो भी कंपनी या प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी इसको इनिशिएट करेगी, उसके अंदर उसकी नेटवर्थ जितनी भी वो सब्सिडी सॉर्ट कर रही है उसका 1.5 गुना उसका नेटवर्थ होना चाहिए। ये एक मैंडेटरी है इसके अंदर। और दूसरी बात यह है कि लैंड कम से कम 10 एकड़ होनी चाहिए। और तीसरी बात, किसी भी सूरत में जो बैंक का कंट्रीब्यूशन है, जो लोन अमाउंट है, वो इट शुड बी मोर देन 20% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट। और साइमल्टेनियसली जो ऑन कंट्रीब्यूशन है क्लाइंट का, पार्टी का, वो भी 20% से ज़्यादा का होना चाहिए इसके अंदर। सब्सिडी अमाउंट जो 35% एंटायर इंडिया में है, पैन इंडिया में है, वो 50% है अगर आप डिफ़िकल्ट एरियाज़ में हैं, हिमाचल में हैं, आप उत्तराखंड के अंदर हैं, JNK में हैं, या आप डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर हैं। और इसी का इसको जो प्रोसेस है ये किस तरीके से अप्लाई होगा। अगेन सबसे पहले प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनेगा, बैंक में जाएगा, उसका सैंक्शन लेटर मिलेगा, अप्रेजल रिपोर्ट मिलेगी, मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर इसको ऑनलाइन अप्लाई किया जाएगा, PMA वाले इसको स्क्रूटनी करेंगे और अपने पॉइंट्स के साथ वो इसको टेक्निकल कमेटी में प्रोड्यूस करेंगे। वहाँ पे आपको बुलाया जाएगा, आप अपना केस उनके सामने रखेंगे, जो भी वार्तालाप होगी वहाँ पे आपको अगर कुछ कन्फ्यूजन है उनको दे विल आस्क यू एंड यू विल नीड टू आंसर इट। एंड उसके बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस के साथ उसको IMAC के अंदर जाएंगे, जहाँ पे मिनिस्टर जो है, ऑनरेबल मिनिस्टर जो है वो कॉम्पिटेंट हैं इसको डिसाइड करने के लिए कि आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। ऑल्दो ये मेरिट्स पे होती है, लेकिन उसके बाद भी ये डिस्क्रिशनरीज पावर है ऑनरेबल मिनिस्टर की जो इनको डिसाइड करती है। और जानकारी के लिए, किसी भी तरीके की डिटेल के लिए आपको APC के बारे में अगर समझना हो तो प्लीज़ आप हमारे नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर पूरी डिटेल्स दी हुई हैं। यू आर मोस्ट वेलकम। आइए, हमें बहुत खुशी होगी अपना एक्सपीरियंस, अपने विचार आपके साथ शेयर करने में। डू कम। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ
फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और प्रश्न भी दिए। कुछ प्रश्न जो काफ़ी लोगों के हैं वो ये चाहते हैं कि मैं फूड सेफ्टी लाइसेंस कैसे लिया जाए इस पे कुछ बताऊं, और कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि मैं उनको बताऊं कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में सैंपल पिक करने के लिए आते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आपको उस चीज़ों के साथ डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी काम फूड से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो छोटी सी कार्ट है, चाहे दुकान है, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको लेने के लिए, जो कि डिपेंड करती हैं कि आपका सेल कितनी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो सेंट्रल लाइसेंस भी ले सकते हैं, स्टेट लाइसेंस भी ले सकते हैं, या फिर खाली आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल दिया, ईमेल दिया है, आप हमसे संपर्क करें, हम इसको गाइड करेंगे। FSSAI ने पूरा डेकोरम बनाया है टू एंश्योर फूड क्वालिटी, कि इनकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक पूरी टीम है जो पूरे इंडिया में कहीं कहीं से सैंपल पिक करती है। तो आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप किसी भी रूप में अगर फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो FSO को पूरा हक है कि वो आपकी फैक्ट्री को, दुकान को विज़िट करे, और अगर उसको किसी प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली डाउट है या उसको रैंडमली वो पिक करके स्टेट लैब में उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भेज सकता है। जी हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वो आपके प्रमाइसेस में आके आपके सैंपल्स को उठा सके और उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके और उसको लैब में भेज सके। यहाँ पे 2-3 राइट्स आपके पास भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन सैंपल्स जो FSO ने पिक किए हैं, एक तो उनसे फॉर्म 5A की डिमांड करें, वो आपको 5A देंगे। दूसरी बात ये है कि उस 5A के अंदर पूरी डिटेल प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, एक जनरल टेंडेंसी जो रहती है वो आपको अधिकार है कि आप उस सैंपल को प्राइवेट NABL लैब के अंदर भेज के उसकी जांच करा सकें पैरेलली। जो सैंपल एक तो सरकारी लैब में जा रहा है, दूसरा आपके पास अधिकार है कि आप उसको प्राइवेट लैब से जांच करा सकें। इसके साथ साथ जो 5A है, अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के पास ये राइट है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर कोई और है। कोई बिस्किट है, नमकीन है, जूस है, कोई भी आइटम है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो 5A के अंदर प्राइमरी लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी बनती है। तो वो तुरंत प्रभाव से जो 5A का फॉर्म आपको दे के जाएंगे उसको आगे आपको बताना चाहिए, आपके डीलर को बताना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरर को बताना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जो DO हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो उनको ये सैंपल लैब में भेजना चाहिए और वहाँ से 14 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट आती है। अब इसकी जो स्टेट लैब से रिपोर्ट आती है वो डिपेंड, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक, या तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सैंपल एज पर FSSAI नॉर्म्स है, वेरी गुड, फाइन इनफ, आपका केस ख़त्म हो गया, या वो सब स्टैंडर्ड आएगा। सब स्टैंडर्ड आने का मतलब है कि या तो उसके लेबल पे जो जानकारी दी हुई है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लीजिए लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ आपने, या डेट आपकी मिसिंग है, या मिस प्रिंट है, या मिसलीड हुआ कहीं पे, तो उसके अंदर वो आपको सब स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आपके DO के पास वापस आएगी और वो सब स्टैंडर्ड वाले DO आपके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपको मौका देगा 1 महीने का कि या तो आप इसको ADM कोर्ट के अंदर आके कंटेस्ट करें, आप अपना जवाब दें कि आपके ऊपर ये जो कार्रवाई है क्यों नहीं की जाए। अगर आप जाएं कोर्ट के अंदर, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें और उसकी वहाँ पे ADM के पास पावर है कि आपको उसके अंदर पेनलाइज करके वो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं साहब, एक तो आपका जो सैंपल लैब में गया था उसकी रिपोर्ट आपकी एज पर FSSAI नॉर्म्स आ गई तो आपका केस ख़त्म। दूसरा आया आपका कि अगर आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आपको ADM कोर्ट के अंदर जाना है, कंटेस्ट करना है और वहाँ पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के ADM इज़ कॉम्पिटेंट कि वो आपको पेनलाइज करे और वो पेनल्टी लग के वो केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लैब की जांच के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आपका अनसेफ आता है किसी भी कारण से, तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि या तो आप इसको कंटेस्ट करें, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर 4 सेंट्रल लैब्स बनी हैं, एक पूना में है, एक गाज़ियाबाद में है, एक कोलकाता में, एक मैसूर में है।
तो ये डिपेंड करता है डीओ के ऊपर। डीओ के पास 2 लैब्स की अभी आज के टाइम में अनुमति है कि वो 2 लैब्स में से कहीं पे भी आपके सैंपल को भेज सकता है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक डीडी बनाना पड़ेगा, आपको अपील लगानी पड़ेगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप हमसे बात कर सकते हैं। वो सैंपल फिर उस लैब में जाएगा, रेफरल लैब में, और वहाँ से फिर यही 2 बातें या 3 बातें निकल के आएंगी। या तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये सैंपल ओके हो गया रेफरल लैब से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट लैब में आपका सैंपल अनसेफ आ गया और आपने अपने अधिकार को यूज़ करते हुए उस सैंपल को रेफरल लैब में भेज दिया, तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो सबस्टैंडर्ड भी हो सकता है या वो कंफर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सबस्टैंडर्ड हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अगर वो वहाँ से कंफर्म हो गया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। अगर वहाँ से भी अनसेफ आता है आपका, देन फिर एक इसके अंदर केस चलेगा और चांसेस हैं जज के पास कि वो आपको पेनलाइज भी करे और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये चीज़ जितनी जल्दी आप इसको अटेंड करेंगे, जितनी जल्दी इस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरा अनुरोध ये है कि अगर आपको फूड लाइसेंस से रिलेटेड या सैंपल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जैसा भी केस होगा हम उस हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो में। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत अरोड़ा और आज एक बार फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने रख रहा हूं, जिस स्कीम का नाम है CEF PPC सब्सिडी स्कीम के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट समझने के लिए आप लोगों को मैं कुछ आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये स्कीम के अंदर जो है कौन कौन लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं इस सब्सिडी का। वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, गवर्नमेंट PSU हो सकता है या एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ये स्कीम हमें दे रही है। कोई भी वैल्यू एडिशन अगर हम करते हैं फूड के अंदर, कोई रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करके और हम उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो गवर्नमेंट इसको एलिजिबल सेक्टर मानती है। फ़र्ज़ कीजिए टमाटर है, आपने उसको प्रोसेस करके सॉस बना दिया, एलिजिबल है। कोई भी आपने मेज़ है, उसको कुछ मिलिंग करके उसको ग्रिड बना दिया, एलिजिबल है। आपके पास दूध है, दूध को प्रोसेस कर दिया है, किसी भी चीज़ को आपने प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन किया तो वो सेक्टर आपका एलिजिबल है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक ये है कि इसके अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये अलाउड नहीं है। दोस्तों एक बार फिर से समझिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कर रही है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कर रही है, उसके लिए ये सब्सिडी नहीं है। इसके बाद कितना अमाउंट, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, CFPPC के अंदर 35% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड। माने अगर और डिटेल में समझें तो जितना पैसा आप बिल्डिंग के हेड में लगाते हैं और प्लांट एंड मशीनरी में लगाते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, उसके ऊपर 35% आपको मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है इसकी 5 करोड़। यहाँ पे एक बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्डिंग है उसके अंदर सिर्फ टेक्निकल सिविल एरिया विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो काउंट करेंगे। तीसरी बात इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि ये जो 35% जो है ये एंटायर इंडिया में है, लेकिन यही यूनिट अगर आपका हिमाचल में है, J&K में है या ट्राइबल डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर है या आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में है या उत्तराखंड में है, तो वो वहाँ पे ये 35 की जगह 50% है, लेकिन सीलिंग लिमिट वो 5 करोड़ ही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरियाज़ के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे फूड पार्क ऑलरेडी बनाए हुए हैं और कुछ और प्रोसेस में है। इस सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपका यूनिट जो है किसी भी सूरत में वो मेगा फूड पार्क, स्टेट फूड पार्क जो कि MOFPI ने ऐड किया हो, या एग्रो प्रोसेसिंग फूड क्लस्टर के अंदर ही होना चाहिए। उसके अंदर छोटी सी एक पॉइंट रखे उन्होंने कि अगर ये प्रोजेक्ट शेड्यूल कास्ट SC ST से बिलोंग करता है तो वो लोग उसको कहीं भी लगा सकते हैं। पीछे वो लिमिट जो थी वो 5 करोड़ रुपए तक थी कि 5 करोड़ तक का एलिजिबल अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन सेट अप देयर फूड इंडस्ट्री एनीवेयर इन इंडिया एंड दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर दैट
सब्सिडी। लेकिन अभी वो घटा के 1 करोड़ कर दिया कि अगर शेड्यूल कास्ट है और वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एलिजिबल पार्ट में इंडिया में कहीं भी करके इस बेनिफिट को ले सकते हैं। तो अदरवाइज आपको मेगा फूड पार्क या एग्रो प्रोसेसिंग फूड क्लस्टर के अंदर ही आपको यूनिट ये लगाना पड़ेगा। 35% मैंने आपको बता दिया, और इसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके अंदर 20% ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आपको बैंक लोन लेना ही पड़ेगा, अप्रेजल रिपोर्ट आपको लेनी ही पड़ेगी, सैंक्शन लेटर आपको बैंक से लेना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपके प्रोजेक्ट की अप्रेजल नहीं हुई या बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है तो आप सब्सिडी के हकदार नहीं हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों, सैंक्शन लेटर, अप्रेजल रिपोर्ट, 20% कम से कम लोन होना चाहिए और 20% ही आपका अपना शेयर होना चाहिए ये सब्सिडी लेने के लिए। तो दोस्तों, इस सारी स्कीम के की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। कोई भी प्रश्न आपका हो इस बारे में और डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स हमारी अवेलेबल हैं। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमें क्वेरी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। खुले दिल से आपका स्वागत है, आइए, और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपको ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो, मेरा नाम हेमंत अरोड़ा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने OHP फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इंडिया के अंदर अगर किसी भी तरीके की फूड इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी यूनिट सेटअप करने से पहले एक कंपनी फॉर्मेशन करनी चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन कई तरीके की हो सकती है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज द केस मे बी। कंपनी फॉर्मेशन के बाद हमें जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका हमें एक डिटेल्ड सर्वे करना चाहिए कि मार्केट में हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, किस तरीके की पैकेजिंग आ रही है, क्या प्राइसिंग है, क्या चैनल नेटवर्क है उसका। ये सारी चीज़ें जब इसकी सर्वे हो जाता है तब उसके बाद हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं, और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हम ये बनाते हैं कि इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, ये एक्चुअल में अगर हम ये इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करते हैं तो क्या ये हमारे फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। जब ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी तरीके से बन जाती है तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यदि आप ये सेटअप इंडिया में लगाएंगे तो आपको इसके अंदर 15%, 20% या 25% ग्रॉस मार्जिन होने वाला है। वंस द क्लाइंट ओके इज इट कि ठीक है यार ये मेरे को बिजनेस करना है, तब हम आते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर हम सारी चीज़ें इन डिटेल उसके अंदर, उसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स, उसके पूरा कोटेशंस, कितनी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, जगह कितनी है, मैन पावर कितनी लगेगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लगाते हैं। और वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उसको बैंक में सबमिट करते हैं बैंक के अप्रूवल के लिए। जब बैंक उसको अप्रेज करता है और सारी चीज़ें करता है, अप्रेजल करने के बाद वो लोग सैंक्शन करके जब वो लोन हमारा सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद हम लोग ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सैंक्शन लेटर और अप्रेजल के साथ हम लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर सब्सिडी के लिए लॉगिन करते हैं फाइल को। दोस्तों, जब हमारी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फूड से सब्सिडी की अप्रूवल हो जाती है उसके बाद हमें कोई भी खर्चा करना चाहिए अपनी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर। जब ये प्लांट एंड मशीनरी हमारी लग गई, हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, उधर से सब्सिडी हमारी सैंक्शन हो गई, साइमल्टेनियसली हमें जितने भी इसके लाइसेंसेस, परमिशन, जैसे GST हो गया, फूड सेफ्टी के लाइसेंस हो गए, फायर का हो गया, आपका ISO सर्टिफिकेशन हो गया या BRC सर्टिफिकेशन हो गया, एज द केस में भी, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ जब आपकी फैक्ट्री लग गई उसके बाद इसके अंदर ज़रूरत होती है SOPs की, कि हमारी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। रॉ मटेरियल का एक एरिया हो गया जहाँ पे स्टोरेज है, तो उसके अंदर हमें स्टोरेज के अंदर रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, वो उसके हैंडल करने के बाद उसका मिक्सिंग एरिया हो गया, कैसे उसको प्रोसेस करना है, उसके डिफरेंट नॉर्म्स, इन सब को हम SOPs बोलते हैं। ये सारी प्री डिफाइंड होती हैं। लैब हमने सेटअप की, लैब के अंदर हमें किन किन चीज़ों के केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर करना है, कौन से टेस्ट करने हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब हम प्री सेट करते हैं।
वो सारा का सारा हो जाने के बाद जब आपका रॉ मटेरियल ठीक हो गया, मशीनें ठीक हो गई, आपका प्रोसेस कंट्रोल हो गया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हम स्क्रैच से लेके कंप्लीट हम लोग आपको सर्विस देते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रोसेसेस के अंदर, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ लैंड है, बिल्डिंग बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी है, लाइसेंसेस एंड परमिशन है, सब्सिडी है, इनमें किसी भी प्रोसेस में यदि आपको कहीं भी फ्लॉ लगता है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, हमसे अपने विचार साझा कीजिए, हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अंडर वन रूफ देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा आज आपके सामने फिर एक बार हाजिर हूँ फूड इंडस्ट्री से जुड़ी कुछ जानकारी लेके। सबसे पहले आप सब लोगों का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को इतना सराहा, इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए और प्रश्न भी दिए। कुछ प्रश्न जो काफ़ी लोगों के हैं वो ये चाहते हैं कि मैं फूड सेफ्टी लाइसेंस कैसे लिया जाए, इस पर कुछ बताऊँ, और कुछ लोगों की जिज्ञासा है कि मैं उनको बताऊं कि जब फूड सेफ्टी ऑफिसर आपकी फैक्ट्री में, आपकी दुकान में सैंपल पिक करने के लिए आते हैं तो आपके पास क्या राइट्स हैं, कैसे आपको उस चीज़ों से साथ डील करना चाहिए। तो आज की वीडियो इसी पे है कि मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम लोग ये लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, आज हिंदुस्तान के अंदर आप कोई भी काम फूड से रिलेटेड करते हैं, चाहे वो छोटी सी कार्ट है, चाहे दुकान है, चाहे आप ट्रेडर हैं, चाहे आप एक्सपोर्टर हैं, चाहे आप मैन्युफैक्चरर हैं, आपको फूड लाइसेंस लेना ही पड़ेगा। डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसको लेने के लिए, जो कि डिपेंड करती हैं कि आपका सेल कितनी है और प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है। तो सेंट्रल लाइसेंस भी ले सकते हैं, स्टेट लाइसेंस भी ले सकते हैं, या फिर खाली आप रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। तो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जिसमें जब भी आप फूड से रिलेटेड कोई काम करना चाहें, किसी भी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नीचे व्हाट्सएप नंबर दिया है, कॉल दिया, ईमेल दिया है, आप हमसे संपर्क करें, हम इसको गाइड करेंगे। FSSAI ने पूरा डेकोरम बनाया है टू एंश्योर फूड क्वालिटी, कि इनकी फूड सेफ्टी ऑफिसर्स की एक पूरी टीम है जो पूरे इंडिया में कहीं कहीं से सैंपल पिक करती है। तो आप चाहे मैन्युफैक्चरर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर हैं, एक्सपोर्टर हैं, आप किसी भी रूप में अगर फूड से रिलेटेड कोई काम कर रहे हैं तो FSO को पूरा हक है कि वो आपकी फैक्ट्री को, दुकान को विज़िट करे, और अगर उसको किसी प्रोडक्ट पे स्पेसिफिकली डाउट है या उसको रैंडमली वो पिक करके स्टेट लैब में उसकी क्वालिटी एश्योरेंस के लिए भेज सकता है। जी हाँ, फूड सेफ्टी ऑफिसर को पूरा अधिकार है कि वो आपके प्रमाइसेस में आके आपके सैंपल्स को उठा सके और उसको प्रॉपर तरीके से पैक करके और उसको लैब में भेज सके। यहाँ पे 2-3 राइट्स आपके पास भी हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप उन सैंपल्स जो FSO ने पिक किए हैं, एक तो उनसे फॉर्म 5A की डिमांड करें, वो आपको 5A देंगे। दूसरी बात ये है कि उस 5A के अंदर पूरी डिटेल प्रोडक्ट की पूरी डिस्क्रिप्शन लिखी जाएगी, कोई भी कॉलम छूटना नहीं चाहिए। दूसरा, एक जनरल टेंडेंसी जो रहती है, वो आपको अधिकार है कि आप उस सैंपल को प्राइवेट NABL लैब के अंदर भेज के उसकी जांच करा सकें पैरेलली। जो सैंपल एक तो सरकारी लैब में जा रहा है, दूसरा आपके पास अधिकार है कि आप उसको प्राइवेट लैब से जांच करा सकें। इसके साथ साथ जो 5A है, अगर आप रिटेलर हैं तो रिटेलर के पास ये राइट है, क्योंकि वो जो प्रोडक्ट बेच रहा है वो उसकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, वो मैन्युफैक्चरर कोई और है। कोई बिस्किट है, नमकीन है, जूस है, कोई भी आइटम है, उसका मैन्युफैक्चरर जो है वो 5A के अंदर प्राइमरी लाइबिलिटी मैन्युफैक्चरर की भी बनती है। तो वो तुरंत प्रभाव से जो 5A का फॉर्म आपको दे के जाएंगे, उसको आगे आपको बताना चाहिए, आपके डीलर को बताना चाहिए, आपके मैन्युफैक्चरर को बताना चाहिए। अब यहाँ पे ये है कि ये 24 आवर्स के अंदर अंदर जो DO हैं, जो डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हैं, वो उनको ये सैंपल लैब में भेजना चाहिए और वहाँ से 14 दिन के भीतर इसकी रिपोर्ट आती है। अब इसकी जो स्टेट लैब से रिपोर्ट आती है वो डिपेंड, उसके अंदर 3 चीज़ें आती हैं। एक, या तो वो आपका प्रोडक्ट बिल्कुल सैंपल एज पर FSSAI नॉर्म्स है, वेरी गुड, फाइन इनफ, आपका केस ख़त्म हो गया, या वो सब स्टैंडर्ड आएगा। सब स्टैंडर्ड आने का मतलब है कि या तो उसके लेबल पे जो जानकारी दी हुई है उसमें कोई डिस्क्रिपेंसी है, मान लीजिए लॉट नंबर नहीं लिखा हुआ आपने, या डेट आपकी मिसिंग है, या मिस प्रिंट है, या मिसलीड हुआ कहीं पे, तो उसके अंदर वो आपको
सब स्टैंडर्ड की रिपोर्ट आपके डीओ के पास वापस आएगी और वो सब स्टैंडर्ड वाले डीओ आपके ऊपर कार्रवाई करेगा और आपको मौका देगा 1 महीने का कि या तो आप इसको एडीएम कोर्ट के अंदर आके कंटेस्ट करें, आप अपना जवाब दें कि आपके ऊपर ये जो कार्रवाई है क्यों नहीं की जाए। अगर आप जाएं कोर्ट के अंदर, आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दें और उसकी वहाँ पे एडीएम के पास पावर है कि आपको उसके अंदर पेनलाइज करके वो वहाँ पे केस ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 चीज़ें हैं साहब, एक तो आपका जो सैंपल लैब में गया था उसकी रिपोर्ट आपकी एज पर FSSAI नॉर्म्स आ गई तो आपका केस ख़त्म। दूसरा आया आपका कि अगर आपका प्रोडक्ट सब स्टैंडर्ड है तो उसके लिए आपको एडीएम कोर्ट के अंदर जाना है, कंटेस्ट करना है और वहाँ पे आप अपनी रिप्रेजेंटेशन दे के एडीएम इज़ कॉम्पिटेंट कि वो आपको पेनलाइज करे और वो पेनल्टी लग के वो केस वहाँ ख़त्म हो जाएगा। लैब की जाँच के अंदर अगर आपका प्रोडक्ट आपका अनसेफ आता है किसी भी कारण से तो आपको 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि या तो आप इसको कंटेस्ट करें, नहीं तो हिंदुस्तान के अंदर 4 सेंट्रल लैब्स बनी हैं, एक पूना में है, एक गाजियाबाद में है, एक कोलकाता में, एक मैसूर में है। तो ये डिपेंड करता है डीओ के ऊपर। डीओ के पास 2 लैब्स की अभी आज के टाइम में अनुमति है कि वो 2 लैब्स में से कहीं पे भी आपके सैंपल को भेज सकता है। उसकी कुछ फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, एक डीडी बनाना पड़ेगा, आपको अपील लगानी पड़ेगी। किसी भी तरीके की कोई दिक्कत हो आप हमसे बात कर सकते हैं। वो सैंपल फिर उस लैब में जाएगा, रेफरल लैब में, और वहाँ से फिर यही 2 बातें या 3 बातें निकल के आएंगी। या तो वो कंफर्म हो जाएगा कि आपका ये सैंपल ओके हो गया रेफरल लैब से। अब यहाँ पे इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर स्टेट लैब में आपका सैंपल अनसेफ आ गया और आपने अपने अधिकार को यूज़ करते हुए उस सैंपल को रेफरल लैब में भेज दिया तो पॉसिबिलिटी है कि वहाँ से वो सब स्टैंडर्ड भी हो सकता है या वो कंफर्म भी हो सकता है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे सब स्टैंडर्ड हुआ तो आपके ऊपर पेनल्टी लगेगी, अगर वो वहाँ से कंफर्म हो गया तो आप बिल्कुल फ्री हो गए। अगर वहाँ से भी अनसेफ आता है आपका देन फिर एक इसके अंदर केस चलेगा और चांसेस हैं जज के पास कि वो आपको पेनलाइज भी करे और इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है। तो इन सारी चीज़ों के अंदर जब भी ये चीज़ जितनी जल्दी आप इसको अटेंड करेंगे, जितनी जल्दी इस पर फोकस करेंगे, उतनी जल्दी इस चीज़ को ठीक किया जा सकता है। मेरा अनुरोध ये है कि अगर आपको फूड लाइसेंस से रिलेटेड या सैंपल से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए, कोई लीगल एडवाइस चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप लोग मुझसे संपर्क कर सकते हैं और जैसा भी केस होगा हम उस हिसाब से आपको एडवाइस कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। फिर मिलेंगे जल्दी एक नई वीडियो। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम हेमंत अरोड़ा और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सब्सिडीज़ फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट। आज इस टॉपिक के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यदि आप हिंदुस्तान में कोई भी फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज लगाते हैं और वो सर्टन कंडीशंस के साथ अगर आप लगाते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ आपको उसके ऊपर बेहतरीन तरीके से आपको सपोर्ट करती है और सब्सिडीज़ देती है। आइए जानते हैं सब्सिडी क्या होती है, किसको मिलती है। सब्सिडी सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज़ इंडिया के अंदर फूड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट करने के लिए ये सब्सिडी उनको दी जाती है। क्यों दी जाती है सब्सिडी, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारा एग्री प्रोड्यूस वेस्ट हो जाता है हर साल, जिसको रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट प्लान्स और ये सब्सिडीज़ को इंट्रोड्यूस किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। स्टेट लेवल पे भी दी जाती है, लेकिन आज हम बात करेंगे स्पेशली सेंट्रल गवर्नमेंट की सब्सिडीज़ के बारे में। इस वेस्टेज को कंट्रोल करने के लिए और फूड इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री डिफरेंट तरीके की सब्सिडीज़ देती है। आइए, ये काफ़ी सारी सब्सिडीज़ हैं, इनमें से आज हम चर्चा करेंगे CEF-PPC, क्रिएशन एक्सपेंशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन ऑफ कैपेसिटीज़। सबसे पहले इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि सब्सिडी हमें मिलती कैसे है, उसका प्रोसेस हमें समझ लेना चाहिए, फिर उसके बाद उसकी डिटेल में चलते हैं। सबसे पहले कोई भी अगर आपको प्रोजेक्ट लगाना है, कोई भी प्रोडक्ट आपको बनाना है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको बनानी होती है एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जो किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सबसे अहम डॉक्यूमेंट है। उस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के अंदर आपको लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, मैन पावर,
उसके एडमिन एक्सपेंसेस, सारा कुछ उसके अंदर डिटेल में, उसके फाइनेंशियल्स, उसके मार्केटिंग की स्ट्रेटजीज़, उसका रॉ मटेरियल की सोर्सिंग, ये सब कुछ कवर करके हमें एक डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी होती है। और ये डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमारी जाएगी बैंक के अंदर। बैंक वाले इसको अप्रेज करेंगे और अप्रेज करने के बाद वो इसको सैंक्शन करेंगे। जब ये वहाँ से बैंक से सैंक्शन हो जाएगा तो हमारा पहला चरण कंप्लीट हो गया। उसके बाद इसको हम ऑनलाइन सबमिट करेंगे मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग के अंदर, प्रोवाइडेड कि अभी उस स्कीम चल रही होनी चाहिए। ये स्कीम्स टाइम टू टाइम निकलती हैं एक सर्टेन पीरियड के लिए, तो उसको हम इंश्योर करेंगे। इंश्योर करके हम उसको ऑनलाइन अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने के बाद सेंट्रल मिनिस्ट्री ने, जो ये MOFPI है, इसने एक PMAs अलग से बनाई हुई हैं, जो कि जो भी हम डॉक्यूमेंट उसके अंदर अपलोड करते हैं उसको वो स्क्रूटनी करते हैं। स्क्रूटनी करने के बाद वो अपनी रिकमेंडेशंस के साथ या अपने पॉइंट्स के साथ वो टेक्निकल कमेटी के अंदर वो फॉरवर्ड कर देते हैं। टेक्निकल कमेटी वाले इसको रीस्क्रूटनी करके और अपने कमेंट्स के साथ ही IMAC की मीटिंग के अंदर, जो कि मिनिस्टर, ऑनरेबल मिनिस्टर उसको चेयर करती हैं, वहाँ पे IMAC के लिए अपनी रिकमेंडेशन और पॉइंट्स के साथ वो आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। और IMAC के अंदर ये फाइनली डिसाइड होता है कि क्या आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव किया जाना चाहिए, क्या आपको सब्सिडी मिलनी चाहिए। वहाँ पे अप्रूवल होने के बाद फिर ये CEFPPC के अंदर आपको 2 किश्तों में पैसे आपको मिलेंगे, 50% और फिर 50%। तो जब पहला पैसा आपको जो 50% मिलेगा वो तब आपको मिलेगा जब आपका जो आपने टोटल प्रोजेक्ट बनाया उसके अंदर बैंक से जो पैसा लेना है उसका 50% आप यूज़ कर लेंगे और अपने 50% को यूज़ कर लेंगे, तब आपको मिनिस्ट्री से 50% मिल जाएगा। और जब बाकी के लिए आप लगाएंगे रिमेनिंग 50% के लिए, तो आपको ये दोनों चीज़ें, बैंक का भी पूरा पैसा यूज़ करना है, आपको अपना भी यूज़ करना है, और मिनिस्ट्री से जो 50% मिला है उसको भी यूज़ करेंगे, उसके डॉक्यूमेंट लगाएंगे, तो आपको ये पूरा पैसा मिल जाएगा। दोस्तों, इस सब्सिडी से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके मन में हो, किसी भी तरीके का आप कोई बात पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, तो नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन में हमारी कंप्लीट डिटेल्स आपके पास हैं। आप हमें किसी भी समय फ़ोन पे संपर्क कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट पे भी आ सकते हैं। यू आर मोस्ट वेलकम, और हमें बड़ी खुशी होगी आपके सारे क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। हेलो, मैं हूं आपका दोस्त हेमंत अरोड़ा, और आज एक बार फिर मैं कुछ इंटरेस्टिंग आपके सामने रख रहा हूं, जिस स्कीम का नाम है CEFPPC सब्सिडी स्कीम के बारे में थोड़ा सा की पॉइंट समझने के लिए आप लोगों को मैं कुछ आइडिया देना चाह रहा हूं कि ये स्कीम के अंदर जो है कौन कौन लोग इस चीज़ का बेनिफिट ले सकते हैं सब्सिडी का। वो कोई भी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो सकती है, प्रोप्राइटरशिप हो सकती है, गवर्नमेंट PSU हो सकता है, या एक पार्टनरशिप फर्म हो सकती है। इसके अंदर हमें ये समझना होगा कि कौन कौन से सेक्टर्स पे गवर्नमेंट ये स्कीम हमें दे रही है। कोई भी वैल्यू एडिशन अगर हम करते हैं फूड के अंदर, कोई रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन करके और हम उसको प्रोसेस करके उसमें वैल्यू एडिशन करते हैं, तो गवर्नमेंट इसको एलिजिबल सेक्टर मानती है। फ़र्ज़ कीजिए टमाटर है, आपने उसको प्रोसेस करके सॉस बना दिया, एलिजिबल है। कोई भी आपने मेज़ है, उसको कुछ मिलिंग करके उसको ग्रिड बना दिया, एलिजिबल है। आपके पास दूध है, दूध को प्रोसेस कर दिया है, किसी भी चीज़ को आपने प्रोसेस करके वैल्यू एडिशन किया तो वो सेक्टर आपका एलिजिबल है। हाँ, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक ये है कि इसके अंदर पैकेज ड्रिंकिंग वाटर और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ये अलाउड नहीं है। दोस्तों, एक बार फिर से समझिए, कोई भी इंडस्ट्री अगर वो पैकेज ड्रिंकिंग वाटर कर रही है या कार्बोनेटेड ड्रिंक्स कर रही है, उसके लिए ये सब्सिडी नहीं है। इसके बाद कितना अमाउंट, क्या बेनिफिट आपको मिल रहा है, CFPPC के अंदर 35% ऑफ द टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट एक्सक्लूडिंग लैंड। माने अगर और डिटेल में समझें तो जितना पैसा आप बिल्डिंग के हेड में लगाते हैं और प्लांट एंड मशीनरी में लगाते हैं इंक्लूडिंग टैक्स, उसके ऊपर 35% आपको मिलेगा। मैक्सिमम सीलिंग लिमिट है इसकी 5 करोड़। यहाँ पे एक बात थोड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बिल्डिंग है उसके अंदर सिर्फ टेक्निकल सिविल एरिया विच इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू प्रोडक्शन, वो काउंट करेंगे। तीसरी बात इसके अंदर जो बड़ी इंपॉर्टेंट आती है वो ये है कि ये जो 35% जो है ये एंटायर इंडिया में है, लेकिन यही यूनिट अगर आपका हिमाचल में है, J&K में है, या ट्राइबल डिफ़िकल्ट एरियाज़ के अंदर है, या आपका नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में है, या उत्तराखंड में है,
तो वो वहाँ पे ये 35 की जगह 50% है, लेकिन सीलिंग लिमिट वो 5 करोड़ ही है। अब एक इंटरेस्टिंग बात इसके अंदर ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एरियाज़ के अंदर डिफरेंट लोकेशंस पे फूड पार्क ऑलरेडी बनाए हुए हैं और कुछ और प्रोसेस में है। इस सब्सिडी का बेनिफिट लेने के लिए ये गवर्नमेंट ने मैंडेटरी कर दिया है कि आपका यूनिट जो है किसी भी सूरत में वो मेगा फूड पार्क, स्टेट फूड पार्क जो कि MOFPI ने ऐड किया हो, या एग्रो प्रोसेसिंग फूड क्लस्टर के अंदर ही होना चाहिए। उसके अंदर छोटी सी एक पॉइंट रखे उन्होंने कि अगर ये प्रोजेक्ट शेड्यूल कास्ट SC ST से बिलोंग करता है तो वो लोग उसको कहीं भी लगा सकते हैं। पीछे वो लिमिट जो थी वो 5 करोड़ रुपए तक थी कि 5 करोड़ तक का एलिजिबल अमाउंट अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो दे कैन सेट अप देयर फूड इंडस्ट्री एनीवेयर इन इंडिया एंड दे विल बी एंटाइटल्ड फॉर दैट सब्सिडी। लेकिन अभी वो घटा के 1 करोड़ कर दिया कि अगर शेड्यूल कास्ट है और वो 1 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट एलिजिबल पार्ट में इंडिया में कहीं भी करके इस बेनिफिट को ले सकते हैं। तो अदरवाइज आपको मेगा फूड पार्क या एग्रो प्रोसेसिंग फूड क्लस्टर के अंदर ही आपको यूनिट ये लगाना पड़ेगा। 35% मैंने आपको बता दिया, और इसके लिए कुछ और कंडीशंस हैं मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि जो भी आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएंगे उसके अंदर 20% ऑफ द प्रोजेक्ट रिपोर्ट वो आपको बैंक लोन लेना ही पड़ेगा, अप्रेजल रिपोर्ट आपको लेनी ही पड़ेगी, सैंक्शन लेटर आपको बैंक से लेना ही पड़ेगा। ये बात ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपके प्रोजेक्ट की अप्रेजल नहीं हुई या बैंक आपको लोन देने से मना कर देता है तो आप सब्सिडी के हकदार नहीं हैं, आपको सब्सिडी नहीं मिलेगी। तो दोस्तों सैंक्शन लेटर, अप्रेजल रिपोर्ट, 20% कम से कम लोन होना चाहिए और 20% ही आपका अपना शेयर होना चाहिए ये सब्सिडी लेने के लिए। तो दोस्तों इस सारी स्कीम के की पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखे। कोई भी प्रश्न आपका हो इस बारे में और डिटेल में जानकारी अगर आपको चाहिए तो नीचे हमारी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स हमारी अवेलेबल हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे आ सकते हैं, हमें क्वेरी भेज सकते हैं, मेल कर सकते हैं। खुले दिल से आपका स्वागत है, आइए और हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपको ये सारी गाइडेंस प्रोवाइड कराएं। थैंक यू सो वेरी मच। हेलो, मेरा नाम हेमंत अरोड़ा और आज मैं आपका स्वागत करता हूं अपने OHP फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड चैनल में। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि हम इंडिया के अंदर अगर किसी भी तरीके की फूड इंडस्ट्री सेटअप करनी हो तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि कोई भी यूनिट सेटअप करने से पहले एक कंपनी फॉर्मेशन करनी चाहिए। कंपनी फॉर्मेशन कई तरीके की हो सकती है, पार्टनरशिप, प्रोप्राइटरशिप या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, एज द केस मे बी। कंपनी फॉर्मेशन के बाद हमें जो भी प्रोडक्ट हम बनाना चाहते हैं उसका हमें एक डिटेल्ड सर्वे करना चाहिए कि मार्केट में हमारा कौन कॉम्पिटिटर है, किस तरीके की पैकेजिंग आ रही है, क्या प्राइसिंग है, क्या चैनल नेटवर्क है उसका। ये सारी चीज़ें जब इसकी सर्वे हो जाता है तब उसके बाद हम एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाते हैं और उस फिजिबिलिटी रिपोर्ट के अंदर दोस्तों हम ये बनाते हैं कि इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट क्या है, इसका प्रोडक्ट का कॉस्ट क्या आएगा, ये एक्चुअल में अगर हम ये इंडस्ट्री इंडिया में सेटअप करते हैं तो क्या ये हमारे फ़ायदे का सौदा है या नहीं है। जब ये हमारी फिजिबिलिटी रिपोर्ट पूरी तरीके से बन जाती है तो हम अपने क्लाइंट को बताते हैं कि यदि आप ये सेटअप इंडिया में लगाएंगे तो आपको इसके अंदर 15%, 20% या 25% ग्रॉस मार्जिन होने वाला है। वंस द क्लाइंट ओके इज इट कि ठीक है यार ये मेरे को बिजनेस करना है, तब हम आते हैं डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर। डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट के ऊपर हम सारी चीज़ें इन डिटेल उसके अंदर, उसके कंप्लीट फाइनेंशियल्स, उसके पूरा कोटेशंस, कितनी प्लांट एंड मशीनरी लगेगी, जगह कितनी है, मैन पावर कितनी लगेगी, वो सारी चीज़ें उसके अंदर लगाते हैं। और वो डिटेल्ड प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के बाद हम लोग उसको बैंक में सबमिट करते हैं बैंक के अप्रूवल के लिए। जब बैंक उसको अप्रेज करता है और सारी चीज़ें करता है, अप्रेजल करने के बाद वो लोग सैंक्शन करके जब वो लोन हमारा सैंक्शन हो गया, अप्रूव हो गया, उसके बाद हम लोग ये सारे अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ, ये सैंक्शन लेटर और अप्रेजल के साथ हम लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ फूड के अंदर सब्सिडी के लिए लॉगिन करते हैं फाइल को। दोस्तों जब हमारी फाइल मिनिस्ट्री ऑफ फूड से सब्सिडी की अप्रूवल हो जाती है उसके बाद हमें कोई भी खर्चा करना चाहिए अपनी प्लांट एंड मशीनरी और बिल्डिंग के ऊपर।
जब ये प्लांट एंड मशीनरी हमारी लग गई, हमारी बिल्डिंग तैयार हो गई, उधर से सब्सिडी हमारी सैंक्शन हो गई, साइमल्टेनियसली हमें जितने भी इसके लाइसेंसेस, परमिशन, जैसे जीएसटी हो गया, फूड सेफ्टी के लाइसेंस हो गए, फायर का हो गया, आपका आईएसओ सर्टिफिकेशन हो गया या बीआरसी सर्टिफिकेशन हो गया, एज द केस में भी, ये सारी चीज़ें करने के साथ साथ जब आपकी फैक्ट्री लग गई, उसके बाद इसके अंदर ज़रूरत होती है एसओपीज़ की, कि हमारी फैक्ट्री के अंदर डिफरेंट एरियाज़ होते हैं। रॉ मटेरियल का एक एरिया हो गया जहाँ पे स्टोरेज है, तो उसके अंदर हमें स्टोरेज के अंदर रॉ मटेरियल को कैसे हैंडल करना है, वो उसके हैंडल करने के बाद उसका मिक्सिंग एरिया हो गया, कैसे उसको प्रोसेस करना है, उसके डिफरेंट नॉर्म्स, इन सबको हम एसओपीज़ बोलते हैं। ये सारी प्री डिफाइंड होती हैं। लैब हमने सेटअप की, लैब के अंदर हमें किन किन चीज़ों के केमिकल्स रिक्वायर्ड हैं, क्या क्या हमें उसके अंदर करना है, कौन से टेस्ट करने हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, जो रॉ मटेरियल्स हैं उसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, वो सब हम प्री सेट करते हैं। वो सारा का सारा हो जाने के बाद जब आपका रॉ मटेरियल ठीक हो गया, मशीनें ठीक हो गई, आपका प्रोसेस कंट्रोल हो गया, तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। तो इस तरीके से ये हम स्क्रैच से लेके कंप्लीट हम लोग आपको सर्विस देते हैं। दोस्तों, इन सारे प्रोसेसेस के अंदर, चाहे वो सिलेक्शन ऑफ लैंड है, बिल्डिंग बनाना है, प्लांट एंड मशीनरी है, लाइसेंसेस एंड परमिशन है, सब्सिडी है, इनमें किसी भी प्रोसेस में यदि आपको कहीं भी फ्लॉ लगता है, कोई भी आपका प्रश्न है, तो कृपया नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको हमारी सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। यू आर मोस्ट वेलकम। आप आइए, हमसे अपने विचार साझा कीजिए, हम आपको इसका कंप्लीट सॉल्यूशन अंडर वन रूफ देंगे। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट। नमस्कार, मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ नए जानकारी लेके। आप सब लोगों का धन्यवाद जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक किया, शेयर किया, और सभी सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद। जो लोग जुड़े हुए हैं और जो लोग आगे जुड़ेंगे, उन सब के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आज बताने जा रहा हूँ कि पिछले एक्सपीरियंस से जो हमें कॉम्प्लीमेंट्स मिले हैं, जो सुझाव मिले हैं कि हमें कुछ इंडस्ट्री स्पेसिफिक बोलना चाहिए। लोग चाहते हैं कि पर्टिकुलर किसी इंडस्ट्री के ऊपर हम लोगों को आपको बताएं। तो आप सबके लिए खुशखबरी है कि अब हमने एक OHP फूड टॉक के नाम से एक सीरीज़ शुरू की है, जिसके अंदर हम प्रोजेक्ट्स के बारे में डिफरेंट जानकारी आपको देंगे। हम कोशिश कर रहे हैं कि पहले फेज़ के अंदर ऐसे प्रोजेक्ट्स के बारे में आपको बताएं जो कि 5 करोड़ के अंदर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। उसके अंदर हम कोशिश करेंगे और कवर करेंगे डेयरी इंडस्ट्री है, बेकरी इंडस्ट्री है, पिकल्स हैं, सॉसेस हैं, फ्रोज़न स्नैक्स हैं, पोटैटो चिप्स का प्लांट है। इस तरीके के तकरीबन 12 यूनिट्स हम कवर करेंगे, और जिसके ऊपर हम हमारे साथ अपने एक्सपर्ट्स को रखेंगे जो इंडस्ट्री स्पेसिफिक एक्सपर्ट्स हैं। और इस सीरीज़ के अंदर हम कवर करेंगे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ को, जिसके अंदर फॉर एग्जांपल मैं आपको दूँ, मस्टर्ड ऑयल है, बेकरी है, पानी का प्लांट है, बिस्किट का प्लांट है, बेकरी का असॉर्टेड बेकरी आइटम है, सॉसेज हैं डिफरेंट तरीके की, फ्रीज ड्राइंग है, स्नैक्स है। तो ऐसी सभी इंडस्ट्री के ऊपर हम चर्चा करेंगे, और हम ये जो प्रोजेक्ट्स रहेंगे ये तकरीबन आपके ये वो प्रोजेक्ट्स हैं जो कि 5 करोड़ के अंदर आपका प्रोजेक्ट लग जाए। 2-3 बातें इसके अंदर इम्पॉर्टेंट हैं। ये जो भी हम प्रोजेक्ट स्पेसिफिक करेंगे, हम अपने एक्सपर्ट जो हमारे पैनल पे एक्सपर्ट हैं उस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए, उस स्पेसिफिक इंडस्ट्री के लिए, हम उनके साथ ये टॉक शो करेंगे आपका। और इस टॉक शो का जो मेन इंग्रेडिएंट है वो ये है कि इस इंडस्ट्री को सेटअप कैसे करते हैं, इस इंडस्ट्री के चैलेंजेस क्या हैं, इस इंडस्ट्री की यूएसपीज़ क्या हैं, इस इंडस्ट्री को सेटअप करने में हम आपकी कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट के, स्टेट गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट के इंसेंटिव्स क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर बेनिफिट है, और किस तरीके से इसको एक सक्सेसफुल इंडस्ट्री बनाया जा सकता है। तो इंतज़ार करिए, ये सीरीज़ बहुत जल्द शुरू होगी और आप तक पहुंचेगी। और इसमें यदि आप किसी स्पेसिफिक इंडस्ट्री के बारे में जानना चाहते हैं तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए। उस इंडस्ट्री को भी हम कोशिश करेंगे और इन्वॉल्व करेंगे। उम्मीद है ये जानकारी आपको एक्साइट कर रही होगी कि अगले आने वाली सीरीज़ में क्या जानकारी आपको मिलने वाली है। और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। थैंक यू वेरी मच, जल्दी मिलेंगे। थैंक्स अ लॉट।
मैं हेमंत अरोड़ा एक बार फिर आपके सामने फूड इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ जानकारी लेके हाजिर हूँ। और फिर से एक बार आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इतने वीडियो को सराहा और इतने सारे कॉम्प्लीमेंट्स दिए। आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है जो किसी भी इंडस्ट्री को सेटअप करने के लिए एक बैकबोन साबित हो सकता है। जी हाँ, मैंने सही कहा, ये टॉपिक जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ये किसी भी इंडस्ट्री के सर्वाइवल के लिए, उसकी बेहतरी के लिए एक बहुत ही बढ़िया तरीके से बेनिफिट के रूप में साबित हो सकता है। कहीं पे भी आप इंडिया में फूड इंडस्ट्री सेटअप करते हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट हर जगह इंडस्ट्री को प्रमोट करने के लिए डिफरेंट इंसेंटिव्स डिफरेंट शेप में देती है। जी हाँ, दोनों सरकारें देती हैं। तो इसलिए जब भी आप कोई भी फूड इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं इंडिया में, किसी भी लोकेशन में कर रहे हैं, रिमोट में कर रहे हैं, अर्बन में कर रहे हैं, कहीं पे भी कर रहे हैं, आप अपने इलाके के डीआईसी ऑफिस जाके आप एक बार कंसल्ट करें कि आपके वहाँ पे क्या क्या बेनिफिट्स हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको कुछ इंसेंटिव्स बताता हूँ। मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करूँगा, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। पहले हम बात करते हैं स्टेट गवर्नमेंट की। स्टेट गवर्नमेंट के अंदर जब आप यूनिट लगाते हैं तो आप जब उनसे डिस्कस करेंगे तो ये जो बेनिफिट्स हैं इट कैन बी इन शेप ऑफ, हो सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी के अंदर आपको कुछ बेनिफिट दे दें, हो सकता है कि ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी पे आपको कुछ बेनिफिट दे दें, हो सकता है कि जब आप लैंड परचेज कर रहे हैं तो उसके जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस हैं वो भी वेव ऑफ हो सकते हैं। अगर कोई महिला उद्यमी है तो उसके लिए कुछ अदर बेनिफिट्स भी हो सकते हैं। जब आप यूनिट लगाते हैं स्टेट के अंदर तो पूरे चांसेस हैं, आज की अगर मैं बात करूं, जैसे यूपी की बात करें या गुजरात की बात करें, राजस्थान की बात करें, हरियाणा की बात करें, तो यहाँ पे जो भी पैसा आप यूनिट को लगाने के लिए लोन लेते हैं उसका जो ब्याज है वो तकरीबन माफ। यूपी के अंदर 5 साल के लिए आपका बिल्कुल ब्याज जितना भी लगेगा जो आप पे करेंगे वो सारा का सारा रीएम्बर्स हो जाएगा। कहीं पे 7% की रिबेट है, कहीं पे 6% की रिबेट है, तो ब्याज की भी माफ़ी आपको मिल सकती है। इसको भी ज़रूर आप चेक करें। और इसके अलावा जीएसटी का भी बेनिफिट हो सकता है। जीएसटी के अंदर कई जगह ऐसा देखा गया, जैसे राजस्थान स्टेट है, जितना भी आपने आपका कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगा उसकी एक सर्टेन परसेंटेज आपको टैक्स के रूप में आप उसको बचा सकते हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं, ये आपको स्टेट के बेनिफिट्स जब भी आप यूनिट लगाएं इसको इंश्योर कर लें। दूसरी तरफ सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ स्कीम्स हैं जो कि आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देती हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम के अंदर कुछ मूलभूत जो आपकी स्कीम्स है उसके बारे में बताता हूँ आपको। CFPPC की स्कीम है, एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर की स्कीम है, कोल्ड चेन की स्कीम है, ऑपरेशन ग्रीन्स की स्कीम है, एक स्कीम और है जिसको बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। और हाँ, ये बात ध्यान देने लायक है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो स्कीम्स दे रही है उसके अंदर विशेष वर्ग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखा गया है और उसको भी 2 भागों में बांटा गया है। कुछ डिफ़िकल्ट एरियाज़ हैं इंडिया के अंदर, और JNK हो गया, हिमाचल हो गया, नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हो गया, और डिफ़िकल्ट ट्राइबल एरियाज़ हो गए, और SC/ST कैटेगरी के लिए विशेष अनुदान की स्कीम्स अवेलेबल हैं। तो मेरा आप सब लोगों से ये निवेदन है, जो भी आप लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको इंडस्ट्री प्लान कर रहे हैं, तो आप निश्चित रूप से DIC जाएं, वहाँ पे बात करें। यदि आपको कोई स्कीम समझने में डिफ़िकल्टी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम समझने में कोई दिक्कत है, कुछ क्वेरीज़ हैं, कुछ आपके शंकाएं हैं, तो बिल्कुल बेहिचक आप हमसे संपर्क करें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर सारी डिटेल्स हैं, आप हमसे संपर्क करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे और आपकी समस्या का उचित समाधान करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो निश्चित रूप से इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और हमसे जुड़े रहने के लिए हमारी अगली वीडियोस को रेगुलर आप तक पहुँचें, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।